नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर की चर्चा करने वाले हैं जहां पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं रह जाते बल्कि एक बेहद दिलचस्प पहेली बन जाते हैं। आंध्र प्रदेश की धरती पर मौजूद एक ऐसा ढांचा जिसकी वास्तुकला और इंजीनियरिंग की कहानियां सदियों बाद भी लोगों को पूरी तरह से हैरान कर देती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पत्थरों में छिपे इस शानदार रहस्य को समझने की शुरुआत करते हैं। अब जरा एक ऐसे भारी भरकम पत्थर के खंभे की कल्पना करते हैं जिसके नीचे की जमीन और खंभे के बीच इतनी खाली जगह है कि एक कपड़ा आसानी से उसके आर पार निकाला जा सकता है। ये नज़ारा देखकर मन में तुरंत एक ही सवाल उठता है कि क्या सचमुच ये खंभा हवा में लटका हुआ है? क्या प्राचीन भारतीय शिल्पकारों ने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को ही चुनौती दे दी थी, या फिर इसके पीछे वास्तुकला की कोई बहुत ही एडवांस तकनीक छुपी है? तो हमारी इस चर्चा के पहले भाग में हम लेपाक्षी के इसी रहस्यमयी स्तंभ पर बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं अनंतपुर क्षेत्र के पास स्थित लेपाक्षी की। यहाँ का वीरभद्र मंदिर पूरी दुनिया में अपने इसी झूलते हुए स्तंभ की वजह से चर्चा में रहता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात दो अलग अलग युगों की तुलना है। आज की 21वीं सदी में हमारे पास ऐसी इमारतों को बनाने के लिए अत्याधुनिक मशीनें हैं, लेजर तकनीक है, बड़ी बड़ी क्रेन्स हैं। लेकिन जरा सोचिए, इस अद्भुत वास्तुकला की कल्पना और इसका निर्माण 15वीं और 16वीं शताब्दी में किया गया था। बिना किसी आधुनिक मशीन के पत्थरों को इस तरह से साधना, ये आज के बड़े बड़े इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए अब विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला के इस दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। इस मंदिर की असल कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के उस दौर में जाना होगा जब दक्षिण भारत में एक बेहद शक्तिशाली साम्राज्य का बोलबाला था, विजयनगर साम्राज्य। इतिहास के पन्नों से हमें पता चलता है कि इस मंदिर को बनवाने और इसके विस्तार का श्रेय विजयनगर के दो प्रशासनिक अधिकारियों विरुपन्ना और वीरन्ना को जाता है। ये पूरा का पूरा मुख्य मंदिर भगवान वीरभद्र को समर्पित है, जिन्हें भगवान शिव का ही एक बेहद शक्तिशाली रूप माना जाता है। इस ढांचे का आकार और इसकी भव्यता खुद इस बात की गवाही देती है कि इसे बनाने वाले लोग कला और भक्ति दोनों के एकदम शिखर पर थे। तो अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, जो ये साफ करता है कि ये कोई रहस्य नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ कमाल है। अब उस हवा में झूलते खंबे की असलियत को डिकोड करते हैं। असल में ये जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि ये स्तंभ किसी जादू या चमत्कार से हवा में नहीं टिका है, बल्कि ये हवा में स्वतंत्र रूप से है ही नहीं। इस खंबे का जो ऊपरी हिस्सा है ना, वो मंदिर की जटिल छत और उसकी बीम व्यवस्था के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ छत का सारा भार सिर्फ एक खंबे पर नहीं टिका होता। उस भारी भरकम वजन को बीम, बाकी के खंभों, दीवारों और मंदिर की नींव के जरिए पूरे ढांचे में बहुत ही कुशलता से बांट दिया गया है। और इसी खास तकनीक को स्ट्रक्चरल बैलेंस या संरचनात्मक संतुलन कहा जाता है। खंबे के नीचे जो खाली जगह दिखाई देती है वो कोई गलती नहीं है, बल्कि ये उस दौर के शिल्पकारों की भौतिक विज्ञान और पत्थर तराशने की सटीक समझ का एक बहुत बड़ा और ठोस सबूत है। उन्होंने पत्थरों के बीच एक ऐसा गजब का संतुलन बिठाया कि इतने सदियों बाद आज भी मंदिर की छत अपनी जगह पर मजबूती से कायम है। और हाँ, ये भी समझना होगा कि ये कोई एक इंसान का काम नहीं था। ये मंदिर अपने आप में एक विशाल स्टोन वर्कशॉप था, जहां स्थापत्य विशेषज्ञों, पत्थर काटने वाले कारीगरों, मूर्तिकारों और राजमिस्त्रियों ने एक साथ मिलकर पसीना बहाया। ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि उनकी पीढ़ियों से चले आ रहे अनुभव और पत्थरों की गहरी पहचान का एक सामूहिक नतीजा था। अब चर्चा के चौथे भाग में हम मंदिर की बेमिसाल चित्रकला और विशाल मूर्तियों की ओर अपना ध्यान ले जाते हैं। अगर हमारी नज़र लेपाक्षी में सिर्फ उस एक झूलते हुए खंभे पर जाकर रुक गई, तो हम इस जगह की असली खूबसूरती को देखने से पूरी तरह चूक जाएंगे। ये पूरा मंदिर परिसर भित्ति चित्रों यानी फ्रेस्को और विशाल मूर्तियों का एक अनमोल खजाना है। मंदिर की छतों को अगर ध्यान से देखा जाए तो वहां रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाएं एकदम जीवंत हो उठती हैं। इतने रंग, इतनी बारीक रेखाएं, सदियों पुरानी होने के बावजूद ये आज भी विजयनगर युग की कला की एक बहुत ही स्पष्ट झलक दिखाती हैं। अगर हम जरा कल्पना करें कि जब ये रंग एकदम ताज़ा रहे होंगे तो इस मंदिर के भीतर का नज़ारा कितना जादुई रहा होगा। और मुख्य मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर एक और अजूबा मौजूद है, विशाल नंदी। ये पूरी की पूरी प्रतिमा सिर्फ और सिर्फ एक ही विशाल चट्टान को तराशकर बनाई गई है। इस नंदी के गले में पड़े आभूषण, शरीर की मांसपेशियों की बनावट और चेहरे के भाव इतने असली लगते हैं जैसे शिल्पकारों ने किसी बेजान चट्टान में सचमुच अपनी कला से जान डाल दी हो।
इसी परिसर में एक और मास्टरपीस है, नागलिंग। ये एक विशाल शिवलिंग है जिसे एक बहुफन वाले नाग ने अपनी छत्र छाया में लिया हुआ है, और कमाल की बात यह है कि इसे भी एक ही बड़ी चट्टान से तराशा गया है। इसे देखकर बस एक ही ख्याल आता है कि बिना किसी मॉडर्न मशीन के इतने बड़े पत्थर को आखिर इतनी बारीकी और सटीकता के साथ कैसे काटा गया होगा। चलिए, अब हम अपने आखिरी और 5वें भाग की ओर बढ़ते हैं, जिसमें बात होगी अधूरे मंडप और स्थानीय कथाओं की। इस मंदिर परिसर का एक बेहद रहस्यमय हिस्सा है कल्याण मंडप। इसके बहुत से स्तंभ आज भी खड़े तो हैं, लेकिन इसका निर्माण कभी पूरा ही नहीं हो पाया। ये काम अचानक क्यों रुक गया? क्या राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आया था या कोई आर्थिक कारण था? इतिहास के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। लेकिन जहाँ इतिहास खामोश हो जाता है, वहाँ जन्म होता है लोक कथाओं का। लेपाक्षी का नाम रामायण की एक बहुत ही मशहूर घटना से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि रावण से युद्ध करने के बाद जब जटायु घायल होकर गिरे तो भगवान राम ने उन्हें देखकर कहा था, ले पक्षी, जिसका मतलब है उठो पक्षी। कहा जाता है कि बस इसी घटना से इस जगह को अपना ये नाम मिला। अब यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये कथा किसी प्रमाणित ऐतिहासिक दस्तावेज का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सदियों से चली आ रही लोक परंपरा और धार्मिक आस्था का हिस्सा है। हम यहाँ इतिहास और लोक कथाओं के बीच किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि सिर्फ ये देख रहे हैं कि कैसे ये कहानियाँ किसी भी जगह को एक बहुत ही गहरा सांस्कृतिक और भावनात्मक अर्थ दे देती हैं, जो दस्तावेजों की दुनिया से कहीं आगे की बात है। आज के आधुनिक टूल्स जैसे कंप्यूटर सिमुलेशन, विशाल क्रेन और लेजर को जब हम प्राचीन काल के औजारों के सामने रखकर देखते हैं, तो उन पुराने शिल्पकारों की महानता और भी ज्यादा चमक उठती है। उनके पास अपनी ज्यामितीय समझ थी, पीढ़ियों का तजुर्बा था और पत्थरों को पढ़ने की एक गहरी कला थी। बस उसी के दम पर उन्होंने वास्तुकला का ये बेहतरीन उदाहरण खड़ा कर दिया। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर रुकता है। लेपाक्षी का असली रहस्य आखिर है क्या? क्या वो हवा में झूलता हुआ खंबा असली रहस्य है, या फिर सदियों पुरानी वो बेमिसाल इंजीनियरिंग जिसने इतना सटीक और परफेक्ट संतुलन हासिल किया? शायद भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग की कहानियां हमारे ठीक सामने बिल्कुल खुलेआम एक ऐसे खंभे के रूप में मौजूद हैं जिसके नीचे से आज भी एक कपड़ा गुजर सकता है। हमारे इस खास विश्लेषण में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।